आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट 2। यह एनसीईआरटी बायोलॉजी और यूपीएससी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो में हम फंक्शंस, सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है। ये कोशिका को आकार और सहारा देती है, उसे बाहरी वातावरण से अलग रखती है तथा कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आने जाने को नियंत्रित करती है। यह कोशिका के आंतरिक वातावरण यानी होमियोस्टेसिस को बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा रिसेप्टर्स के माध्यम से सेल कम्युनिकेशन, सेल रिकॉग्निशन और सेल सिग्नलिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा हानिकारक पदार्थों से कोशिका की रक्षा करती है। अब समझते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है क्योंकि ये केवल चुनिंदा पदार्थों को ही अंदर या बाहर जाने देती है। पानी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से गुजर सकते हैं, जबकि बड़े अणुओं को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। यही गुण कोशिका में पानी, आयनों और पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखता है। अब बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन वह प्रक्रिया है जिसमें कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति करते हैं। यह पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसलिए इसमें एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक संतुलन स्थापित नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन का कोशिका में प्रवेश, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना तथा इत्र की सुगंध का हवा में फैलना। गैसों के आदान प्रदान, पोषक तत्वों की आवाजाही और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अब समझते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें जल अणु एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से अधिक जल सांद्रता से कम जल सांद्रता की ओर जाते हैं। ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी कोशिका के अंदर जाता है, जिससे पौध कोशिका टर्गेट हो जाती है, जबकि पशु कोशिका फट भी सकती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी बाहर निकलता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पानी का कोई शुद्ध आवागमन नहीं होता। ऑस्मोसिस पौधों में जल अवशोषण, कोशिका का आकार बनाए रखने और टर्गिडिटी बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं एंडोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस वो प्रक्रिया है जिसमें कोशिका वेसिकल बनाकर पदार्थों को अपने अंदर लेती है। यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसलिए इसमें एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फैगोसाइटोसिस में ठोस कण तथा पिनोसाइटोसिस में द्रव पदार्थ अंदर लिए जाते हैं। अमीबा भोजन ग्रहण करने तथा श्वेत रक्त कोशिकाएं बैक्टीरिया को निगलने के लिए इसी प्रक्रिया का उपयोग करती हैं। इसके विपरीत एक्सोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका वेसिकल के माध्यम से पदार्थों को बाहर निकालती है। इसमें भी एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हार्मोन, एंजाइम और न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव तथा कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन इसी प्रक्रिया द्वारा होता है। यह सीक्रेशन, वेस्ट एलिमिनेशन और सेल कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है। याद रखने योग्य तथ्य: प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से बनी होती है तथा इसकी संरचना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा समझाई जाती है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं, जबकि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैं। अमीबा भोजन एंडोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण करता है, पौध कोशिका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में टर्गेट हो जाती है, जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका सिकुड़ जाती है। वन लाइन रिवीजन: सिलेक्टिव मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित करती है। डिफ्यूजन में कण हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं। ऑस्मोसिस